गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय में जो पहले पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए गयासुद्दीन बलबन जो दास वंश के शासक थे सल्तनत काल में, उनका जीवन परिचय हम पढ़ चुके हैं और उनकी प्रारंभिक समस्याएं भी पहले उन पर परिचर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर बात कर लेते हैं। गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम बाहुद्दीन था। वो इल्बारी तुर्क कबीले से संबंधित थे। उन्हें इल्तुतमिश के समय दास के रूप में खरीदा गया और उसके बाद में रजिया ने उन्हें अमीर शिकार बनाया। मसूद शाह के समय वो अमीर हाजिब बने और नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय उन्हें नायब ए ममलकत या वजीर का पद दिया गया और 1249 में उन्हें उलूग खान की उपाधि से नवाजा गया। 1246 से लेकर के 1266 तक 20 वर्ष तक बलबन ने बिना सुल्तान या बिना शासक रहे एक वजीर के रूप में सुल्तान की शक्तियों का प्रयोग किया, सुल्तान के छत्र का उपयोग किया और सारी सुल्तान की शक्तियों का उपयोग किया। क्योंकि जो नासिरुद्दीन मोहम्मद थे उनके समय उन्होंने शक्तियों का केंद्रण अपने हाथ में कर दिया था और वो वजीर बन गए थे। अब हम बात करते हैं जब बलबन गद्दी पर बैठे 1266 में, तब उनके सामने प्रारंभिक रूप में क्या क्या समस्याएं थी। देखिए, बलबन से इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी जितने भी बने वो सब लोग शासक के रूप में व्यक्तिगत रूप से दुर्बल और कमजोर हुए। इस कारण राज्य में अव्यवस्था और प्रशासन में अव्यवस्था स्थापित हो गई। ये पहली समस्या थी। दूसरी जो समस्या थी, जो इस समय जो हिंदू राज्य थे वो स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे या अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने का प्रयास कर रहे थे, तो ये दूसरी समस्या थी। जो तीसरी समस्या थी, इस समय तक सुल्तान का पद और प्रतिष्ठा बिल्कुल समाप्त हो गई थी। अमीर वर्ग जो था वो अनियंत्रित हो गया था और अमीर और सुल्तान के बीच में जो संबंध होने थे वो असंतुलित हो गए थे। कहने का अर्थ यह है कि प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो सारी की सारी अस्त व्यस्त हो गई थी। प्रशासन असंतुलित और अनियंत्रित हो गया था और सुल्तान अमीर लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर के रह गया था। और उनके समय की जो अंतिम और पांचवी समस्या थी वो उस समय उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश था, जो सल्तनत काल का एक प्रमुख क्षेत्र था। और यहाँ एक विकट समस्या सल्तनत काल में सब शासकों को उसका सामना करना पड़ा। उसमें थी मंगोल समस्या। मंगोलों के आक्रमण उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर होते रहे। ये बलबन की जो प्रारंभिक समस्याएं थी 4-5। पहली बात यह है कि राज व्यवस्था दुर्बलता और कमजोर शासकों के कारण अस्त व्यस्त हो गई। दूसरी, हिंदू राज्य स्वतंत्र होने का प्रयास करने लग गए। तीसरी, सुल्तान की शक्ति प्रतिष्ठा बिल्कुल कम हो गई। सुल्तान का पद अमीरों के हाथों की कठपुतली बन के रह गया। चौथा, प्रशासनिक व्यवस्था असंतुलित और अनियंत्रित हो गई। और पांचवा और अंतिम समस्या थी कि उत्तरी पश्चिमी जो सीमांत प्रदेश था वहां पर मंगोल आक्रमण का भय बहुत ही बढ़ गया। देखिए, गयासुद्दीन बलबन जैसे ही सुल्तान बने तो उन्होंने इन प्रारंभिक समस्याओं और कठिनाइयों का सामना धैर्य से, संयम से, साहस से, कूटनीति से और बुद्धिमत्ता से किया। धैर्य, साहस, संयम, कूटनीति और बुद्धिमत्ता से उन्होंने इन अपनी प्रारंभिक समस्याओं और कठिनाइयों का सामना किया। अब हम बात करते हैं कि गयासुद्दीन बलबन की उपलब्धियां क्या रही। तो पहली उपलब्धि के बारे में बात करते हैं हम। पहला अचीवमेंट, राजत्व सिद्धांत। देखिए, जैसा कि जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही में लिखते हैं कि जो बलबन की प्रमुख उपलब्धि है
वो है राजत्व सिद्धांत। बलबन ने एक राजत्व का सिद्धांत दिया, जो जो वो सिद्धांत लोह रक्त नीति, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। यह जो राजत्व का सिद्धांत है वह लोह रक्त नीति, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। पहली उपलब्धि बलबन की, जैसा कि जियाउद्दीन बर्नी जो समकालीन लेखक था या इतिहासकार था, उसने अपनी प्रसिद्ध कृति तारीख फिरोजशाही में लिखा है कि गयासुद्दीन बलबन ने सल्तनत काल में राजत्व सिद्धांत प्रथम बार किसी सुल्तान ने दिया था, राजत्व सिद्धांत। और यह जो राजत्व सिद्धांत था यह लोह और रक्त की नीति पर आधारित था। लोह और रक्त की नीति, उसमें प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय जैसे विशिष्ट तत्व सम्मिलित थे। देखिए, और इस राजत्व सिद्धांत में क्या था? बलबन ने स्वयं को जिल्हे अल्लाह घोषित किया। जिल्हे अल्लाह का आशय होता है ईश्वर की छाया या प्रतिबिंब। ईश्वर की छाया या प्रतिबिंब। बलबन ने राजत्व सिद्धांत के दौरान स्वयं को जिल्हे अल्लाह घोषित किया, जिसका अर्थ होता है वह ईश्वर की छाया है या ईश्वर का प्रतिनिधि है। एक बार उन्होंने अपने पुत्र बुगरा खान से बातचीत करते हुए कहा, बुगरा खान उनका पुत्र था, बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सुल्तान में देवत्व का अंश होता है। जो सुल्तान होता है या राजा होता है उसमें देवत्व का अंश होता है, यानी ईश्वर का उसमें भाग होता है और सामान्य जनता उसकी समानता नहीं कर सकती। जो सामान्य लोग हैं वो उसका सामना या उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। ऐसे विचार उन्होंने बुगरा खान से बातचीत के दौरान कहे थे। और दूसरा जो इसका तत्व था वो नियाबत खुदाई। नियाबत खुदाई का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। बलबन ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि भी घोषित किया। दूसरी जो प्रमुख उनकी उपलब्धि थी वो है देखिए, ईरानी साहित्य में एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिनका नाम था फिरदौसी। उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है शाहनामा। और शाहनामा में जिस ऐतिहासिक पुरुष या व्यक्ति का वर्णन किया गया है उसका नाम है अफरासियाब। और बलबन ने खुद को अपना उच्चत्व सिद्ध करने के लिए स्वयं को अफरासियाब का वंशज घोषित किया। यह उनकी दूसरी उपलब्धि थी। तीसरी जो उनकी उपलब्धि थी वह थी दरबार की बनावटी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा।
दरबार की बनावटी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को उन्होंने बनाया, एस्टैब्लिशमेंट किया। उसने सदैव गंभीर रहना, राजसी पोशाक राजसीय पोशाक धारण करके रखना और साधारण लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया और शराब पीना छोड़ दिया और दावतों में जाना बंद कर दिया। देखिए, बलबन की जो तीसरी प्रमुख उपलब्धि थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बलबन दरबार की बनावटी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा में विश्वास रखता था। इस कारण बलबन ने साधारण लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, सदैव गंभीर रहना शुरू कर दिया, राजशाही पोशाक में रहना शुरू कर दिया और शराब पीना, राजा बनने से पहले बलबन खुद शराब पीता था, दावतों में जाता था, मनोरंजन करता था, लेकिन बादशाह बनने के बाद उसने ये सारे काम छोड़ दिए। और चौथी उपलब्धि, उसने दरबार में गैर इस्लामी परंपराएं शुरू कर दी। जैसे पहला, सिजदा का अर्थ होता है कि घुटनों के पल पर बैठ करके दरबार या राजा के प्रति झुकना, उनको प्रणाम करना। पायबोस, राजा के चरण स्पर्श करना। तीसरा, नौरोज, यह प्रथम वर्ष होता है, यह एक त्योहार होता है नौरोज, इसको मनाना शुरू कर दिया और अपने जो पौत्र थे उनके नामकरण उन्होंने ईरानी प्रथाओं पर करा दिए, केकुबाद, क्यूमर्स इत्यादि। देखिए, जो आज की जो प्रमुख उपलब्धियां हमने पढ़ी है, पहला राजत्व सिद्धांत जो कि लौह रक्त नीति पर आधारित था, जो शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर भी आधारित था, जिसमें जिले अला, नियाबत खुदाई। दूसरी जो उपलब्धि थी, उसने स्वयं को अफरासियाब का वंशज घोषित किया। तीसरा, तो वो दरबार की बनावटी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा में विश्वास करता था, जिसके तहत उसने गंभीर रहना, शराब ना पीना, साधारण लोगों से बातचीत न करना, सदैव राजसी पोशाक धारण करे रखना। और चौथी जो उपलब्धि थी उसकी, गैर इस्लामी परंपराएं, सिजदा शुरू करना, पायबस शुरू करना, नौरोज जो कि अरबी या जो अरबी है उनका प्रथम वर्ष है, वर्ष का जो पहला दिन है वो, और अपने पुत्र थे उनका नाम भी केकुबाद, क्यूमर्स इत्यादि रखे। तो आज इतना ही, आगे नई क्लास में कल। धन्यवाद।